हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे। हम लोग साइंस का चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ओके, मैथ हम लोग पढ़ ही रहे हैं, रिवीजन देख रहे हैं। एक्चुअली ये सीरीज़ हम लोग सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के रिवीजन के लिए चला रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ओके, साइंस में हम लोग सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको समझने से पहले या फिर मैग्नेटिक चैप्टर को समझने से पहले हम लोग एनर्जी थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है, क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जी पे ही डिपेंडेंट है। ओके, अब जैसे एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? एक एनर्जी है। अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो तुम देख रहे हो ना कि एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म होता है तो हम लोग वहाँ पे एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक, हमेशा से सीखा होगा कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, कहने का मतलब एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, आई बात समझ में? अब जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देखो, हम लोग लाइट के लिए यूज करते हैं, साउंड के लिए यूज करते हैं, हीटिंग के लिए यूज करते हैं। तो कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। ओके, तो हम लोग जो मोटर पढ़ते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, अब प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल क्या होता है, इसको जान लो क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कन्वर्ट किस में होगा? जब मैकेनिकल एनर्जी में। जब अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। और पूरा मोटर या इलेक्ट्रिकल मशीन, तुम कोई सा भी इलेक्ट्रिकल मशीन ले लो, वो हमेशा इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। वर्किंग उनकी अलग अलग रहेगी लेकिन उनका जो प्रिंसिपल होगा ना वो हर एक इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए सेम होता है। ओके, जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कहने का मतलब क्या हो रहा है? रोटेशन। मतलब किसी चीज़ में क्या हो रहा है? मूविंग पार्ट है, वो रोटेट कर रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इस टाइप के डिवाइस को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोटर बोल देते हैं। ओके, इस टाइप के डिवाइस को हम लोग क्या बोल देंगे? मोटर। कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो एक इलेक्ट्रिकल मशीन बन गया, और इसी इलेक्ट्रिकल मशीन को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोटर बोल देते हैं। अब इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। ये भी तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो चीज़ हमको कई सारे एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट करके काम अपना करवाने के लिए दे रहा है, और उसी को अगर हम लोग बनाना जान जाएं, अगर उसी को बनाना जान जाएं तो कितना बेनिफिट होगा हमारा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैकेनिकल एनर्जी को जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इस टाइप के डिवाइस को, इलेक्ट्रिकल मशीन को हम लोग बोलते हैं जनरेटर। ओके, तो जब भी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये किस पे काम करता है? ये भी किस पे काम करेगा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन पे। ओके, अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? जनरेटर बोलेंगे। ठीक, एक टाइप का डिवाइस हमारा और है जो ये काम क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक, इसका प्रिंसिपल थोड़ा अलग होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही। ओके, किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांसफार्मर। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। हम लोग घरों के अपने अगल बगल गाँव में देखते हैं या कहीं पर भी देखो छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना। तो अब ये बात आती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। एक एक चीज़ को पहले अच्छे से जानेंगे तब हम अपने टॉपिक पे आएंगे। ठीक, क्योंकि बेसिक मजबूत होना चाहिए। पहले बेसिक आए अच्छे से तब हम और आगे बात करेंगे। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कैसे आया इसको समझते हैं। अब सपोज करो तुम्हारे पास पावर हाउस में 11,000 वोल्टेज की सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, अब उसको तो जब तुम ट्रांसफ़र करोगे, डिलीवर करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे गांव वगैरह में, ठीक है ना, डोमेस्टिक लेवल पे, तो हम लोग 440-420 वोल्ट पे अपना काम कर लेते हैं। ठीक, तो जब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर वो हाई वोल्टेज जो आ रहा है तुम्हारा उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो कन्वर्जन ही हमारा किसके थ्रू होता है?
ट्रांसफार्मर के थ्रू। कहने का मतलब जब हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो या जब हमें लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये तो बात रही कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ करना हमको कंपलसरी क्यों है, मतलब हमें जरूर ये इस डिवाइस को बनाने का हमको ज़रूरत ही क्यों पड़ा। और मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग रोटेशन दे रहे हैं, रोटेशन से हमको क्या बन जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन जा रही है। जैसे जनरेटर, ठीक, जनरेटर देखा होगा ना, कहीं कहीं पे हम लोग रोटेट करते हैं उसको तो उससे क्या बनती है, कौन सी एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन है ये क्या देता है, मोटर देता है। जैसे हम लोग फ़ैन वगैरह देखते हैं घरों में, ठीक, तो घरों में जो फ़ैन वगैरह लगा रहता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो ऐसे इलेक्ट्रिकल मशीन को मोटर बोलेंगे। जब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो ऐसे मशीन को हम लोग जनरेटर बोलेंगे। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्जन हो तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक, अब ये तो बात रही कि इन तीनों मशीन के बारे में। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक चीज़ ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन है क्या डायरेक्ट हो जाता है, क्या नहीं होता है। मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। इसके लिए हमको कोई ना कोई एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसको ट्रांसफ़र करने के लिए चाहे तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो हमारा सबसे बेसिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक। तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है तो थ्रू आउट द मैग्नेटिक फील्ड हो करना पड़ेगा। अगर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना हो तो सबसे पहले हमको मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़े तब भी हमको किसकी ज़रूरत होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करता है हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, या कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन बनाओगे, ठीक है ना। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड तुम किसी को स्टडी ही नहीं कर पाओगे, ना तो तुम एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। या हमारे केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर किसी और फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा तो थ्रू आउट द मैग्नेट थ्रू आउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहीं से हमारा निकल के आता है क्या, मैग्नेटिक वाला पार्ट, कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअली पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि पूरा प्रिंसिपल जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का है ना, पूरा मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है। ठीक, हम लोग जानेंगे आगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम लोग बनाएंगे या कैसे आता है, सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है या मैग्नेट क्या होता है, पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से है। तो मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से है, एक मैग्नेट से आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या, व्हाट इज़ मैग्नेट। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे क्या मैग्नेट क्या होता है। ओके, मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक्चुअली क्या होता है कि वह मटेरियल होता है, या मैग्नेट इज़ दैट मटेरियल विच हैव कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर मैग्नेटिक मटेरियल। कहने का मतलब कि जो मैग्नेट होता है वो क्या करेगा, उसमें अट्रैक्शन का भी नेचर होता है और रिपल्सन का भी नेचर होता है। और ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का नेचर है वो किसमें वो फील करेगा, एक और मैग्नेटिक मटेरियल होगा तभी। ठीक है, कभी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेट मटेरियल को अगर पास मिलाओगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक, उसमें अट्रैक्ट करने के लिए उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग जर्नली जो आयरन होते हैं, निकिल होते हैं और कोबाल्ट होते हैं, ये सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है ना। और इनके एलॉय या तो इनको यूज़ करके कोई एलॉय बनाया जाए तो वो भी मैग्नेटिक बिहेवियर को वो शो करेंगे। ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ याद रखना, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ये केमिकल फार्मूला जब पीरियोडिक टेबल में लिखते हो ना तो इनका नोटेशन ऐसे ही होता है। ठीक,
तो अब हम बात करते हैं मैग्नेट का। तो मैग्नेट क्या होता है, हम लोग सपोज करो एक मैग्नेट को डिस्क्राइब करने के लिए एक बार मैग्नेट ले लेते हैं। ठीक, बार मैग्नेट क्या होता है, ये बार मैग्नेट किसी भी शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है। हम जैसे हमारे पास कोई मान लो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना, अगर उसको समझना है तो उसके अगर एक छोटे से पार्ट को समझ लें, अगर पूरी सिमिलरिटी उससे मिलती रहेगी तो हम सबको समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम एक पूरा बड़ा सा मैग्नेट ना लेके हम मैग्नेट के एक टुकड़े को ले लेते हैं, जिसी को हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं। अब इसी को लेके जो कमेंट इस पे करेंगे वही हमारे सारे मैग्नेट के लिए होगा। ठीक, तो हम इसी में समझ लेंगे कि एक्चुअली ये मैग्नेट किस तरीके से काम करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको जान लेंगे तो समझ लो कि वही हर एक मैग्नेट के लिए ट्रू होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बार मैग्नेट क्या होता है। ठीक, बार मैग्नेट क्या होता है, एक मान लो किसी भी मैग्नेट का टुकड़ा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। ठीक, इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का नेचर पाया जाता है, और इसको हम लोग एक तरफ नॉर्थ साउथ पोल से डिनोट करते हैं, एक तरफ साउथ पोल से डिनोट करते हैं। एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। अच्छा, नॉर्थ और साउथ पोल से इसको क्यों डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो कोर बना हुआ है वो आयरन और निकिल का क्या है, पूरा भंडार है। ठीक, हमारा एक अर्थ जो है ना वो खुद मैग्नेट का काम करता है। हमारा जो अर्थ है वो एक्चुअली खुद मैग्नेट का काम करता है। ओके, तो तुमको अर्थ में जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है ना वो नॉर्थ से साउथ पोल पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो कभी भी तुम एक कंपास ले लो, एक्चुअली कंपास क्या होता है, मैग्नेट का ही बना होता है। ठीक, उसके निडल में थोड़ा सा मैग्नेट लगा रहता है। अगर तुम कंपास या कोई भी मान लो कि बार मैग्नेट ले लो और उसको फ्रीली अगर तुम हैंग कर दो तो वो हमेशा देखो नॉर्थ और साउथ पोल पे ही जाके एडजस्ट होता है, कभी भी ईस्ट वेस्ट में नहीं आएगा। तो हम इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो मैग्नेट है ना ये अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पे ज़्यादा मतलब अपने नेचर को दिखाता है। तो इसलिए हम एक तरफ नॉर्थ पोल बोल देते हैं, एक तरफ इसको साउथ पोल बोल देते हैं। ओके, तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब ये मैग्नेट बन गया, ठीक है ना। अब मैग्नेट में क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का नेचर होता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन का नेचर कैसे होता है वो अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पढ़ोगे उसमें और अच्छे से समझोगे, ठीक है ना। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी अनलाइक पोल्स अगर आपस में रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, और अगर यहाँ पे सपोज करो लाइक अगर तुम लगा दे रहे हो, अगर यहाँ पे लाइक पोल्स अगर हैं, कहने का मतलब सेम पोल अगर आपस में रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जब सेम पोल रहेंगे, नॉर्थ साउथ रहे या साउथ नॉर्थ रहे तो अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ रहे या फिर यहीं पे साउथ साउथ रहे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, ये ऐसा क्यों करते हैं अभी आगे जानेंगे। अब ये तो बात हो गई क्या कि अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ द मैग्नेट, अट्रैक्शन और रिपल्सन किस तरीके से होता है हम लोगों ने ये जाना। ओके, अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या होता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, अभी तो हम लोगों ने अट्रैक्शन और रिपल्सन जाना कि अट्रैक्शन और रिपल्सन का नेचर होता है। और अट्रैक्शन और रिपल्सन का नेचर कब होगा, जब एक मैग्नेटिक मटेरियल हो और दूसरा भी कैसा हो, मैग्नेटिक मटेरियल हो, या ऐसी प्रॉपर्टी उसमें शो हो, कोई भी मैग्नेट हो कि मतलब उसमें कोई भी मटेरियल ऐसा हो जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करे वो। ओके, तो बात ये रही। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब हम लोग किसको समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अभी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैग्नेट का था, अब हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। फील्ड को समझने के लिए एक पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो तुम सब स्कूल हम सब गए हैं या जाते हैं, अभी स्कूल कॉलेज वगैरह हम जाते हैं तो सबका अपना अपना क्लास डिसाइडेड रहता है कि ये 9th का क्लास है, ये 7th का क्लास है, ये 12th का क्लास है। या कभी इंजीनियरिंग करने जाओगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग रहेगा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट अलग रहेगा, कंप्यूटर साइंस वाला डिपार्टमेंट अलग रहेगा, CS डिपार्टमेंट अलग रहेगा।
तो उसमें होता क्या है कि जैसे सबका अपना अपना एरिया होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात बोलोगे तो वहाँ ओनली एंड ओनली किसकी बात करेंगे, हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे, सारा स्टडी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए करेंगे। जब मैकेनिकल ब्रांच में जाते हैं तो सारा स्टडी हम लोग किसके लिए करते हैं, मैकेनिकल चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे क्या हो गए, अपने अपने एरिया बना लिए, रीजन बना लिए कि ये वाला जो फील्ड है या ये वाला एरिया जो है इलेक्ट्रिकल का है, ये मैकेनिकल का है, ये सिविल का है, इस तरीके से। सेम यही चीज़ हमारे मैग्नेट के साथ भी होता है, ठीक। यही सिमिलर चीज़ हमारे साथ क्या होता है, मैग्नेट के साथ होता है। अब जैसे मान लो ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट की खूबी क्या होती है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन का क्या कहते, अट्रैक्शन और रिपल्सन का ये प्रॉपर्टी शो करता है। तो जब ये अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी शो करता है तो इसके कुछ लिमिटेशन होंगे ना, कि कुछ डिस्टेंस पे ही ट्रेवल करेगा, कुछ डिस्टेंस पे ही क्या करेगा, ये अट्रैक्शन या रिपल्सन को शो करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मैग्नेट यहाँ रख दिया, एक में 10 मीटर दूर रख दिया, दोनों अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ऐसा कंपलसरी नहीं है ना। सो हम लोग को चेक करने के लिए कि इसका कहाँ तक इसका रेंज है, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन कहाँ तक शो करेगा, इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब इसका कहाँ तक क्षेत्र है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ोगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे कि कहाँ तक कोई भी एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर्स पर टच किया जाए जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, कितनी दूरी पर ले जाए कि वो अट्रैक्ट कर ले या फिर उसमें करंट फ्लो होने लगे, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है। और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम जब एक दूसरे मैग्नेट को ले आए तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन का प्रॉपर्टी, मतलब वहीं से उसका क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, वहीं से उसका एरिया क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस सी दैट। सपोज करो कुछ मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ, तो ये एक्चुअली ये क्या शो कर रहा है, ये एक्चुअली किसको शो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ओके। ये किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ तक अगर कोई मान लो कि दूसरा मैग्नेट लाया, तो अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो हो सकता है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक। और यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अनलाइक पोल्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के पोल है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ठीक। अब इसी मैग्नेट को मान लो मैं इधर बना दिया, ठीक। अब मैं यहाँ पे रख दूँ, कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहाँ पे रख दूँ, लेकिन इसका मान लो कि स्ट्रेंथ बस इतना ही है, ठीक, इसका स्ट्रेंथ बस इतना ही है, तो क्या ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, नहीं करेंगे। समझ रहे हो, क्या ये एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ओके। तो इसलिए हमको स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रहेगा और उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन और रिपल्सन का केस बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो बात क्या रही है, स्ट्रेंथ, मजबूती। कहने का मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैग्नेटिक फील्ड आए ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पे करेगा, तब उसके लिए हमारा दूसरे नंबर पे आ जाता है, इसको समझने के बाद, ठीक। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड समझ गए हैं ना, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को समझने से पहले हम लोग समझेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। हम लोग क्या समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो धीरे धीरे हर एक चीज़ क्लियर होता होगा। मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अब हम लोग यही समझेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। कहने का मतलब उतने ही ज़्यादा उसमें मैग्नेटिज्म शो करेगा और उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, ओके। और हमें इलेक्ट्रिक मोटर को वर्क कराने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। क्योंकि वहाँ पे हम लोग कहीं हाई वोल्टेज लेना पड़ता है, कहीं कहीं पे मीडियम वोल्टेज लेना पड़ता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसी हिसाब से सेटल होना चाहिए, ओके। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं, इस बात को ध्यान रखना। हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं, ओके। कुछ इस तरीके से नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ ऐसे चली जाती हैं, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड
लाइंस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। ओके, ठीक। ये क्या है? ये सब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो किसी भी नेचुरल मैग्नेट में, कोई भी तुम अगर नेचुरल मैग्नेट मतलब जो परमानेंट मैग्नेट होता है अगर उसको ले लोगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनती हैं, ठीक। और ये हम लोग पता कैसे चला हमको कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनते ही क्यों हैं? ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको समझ रहे हो, ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके तब जाके इधर की तरफ घुस रहा है, ठीक है ना। ये कहीं बहुत दूर से जाके तब साउथ की तरफ आ रहा है। ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा बनता है क्यों है? तो ये जानते हो, एक्सपेरिमेंट किया गया, दो मैग्नेट को लेके देखा गया। जैसे एक मैग्नेट रख दिया गया, उसके बाद हम लोगों ने कंपास लिया, क्योंकि कंपास ही ऐसा है, मतलब वो जब मैग्नेट के पास ले जाते हैं ना तो वो क्या डिफ्लेक्ट करने लगता है। डिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या? क्योंकि उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, या तो अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा या तो रिपेल करने का कोशिश करेगा। तो वही जो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ द कंपास है, उसी को हम लोगों ने क्या किया कि जैसे यहाँ पे रखा तो कुछ मान लो इस तरीके से घूम गया, यहाँ पे रखा तो कुछ इस तरीके से घूम गया, यहाँ पे रखा तो कुछ इस तरीके से घूम गया, यहाँ रखा तो कुछ इस तरीके से, यहाँ कुछ ऐसे, यहाँ कुछ ऐसे, यहाँ कुछ ऐसे हुआ, यहाँ कुछ इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे ये देखा गया कि ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बना रहा था। ये जो निडिल है ये कुछ इस तरीके से ऐसे पैटर्न बना रहा था। देखो, इसी पैटर्न को ही देख के साइंटिस्टों ने डिसाइड किया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ना, वो हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ चली जाती हैं। अगर निडिल साउथ की तरफ ऐसे करता, फिर ऐसे 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 करके नॉर्थ में घुसता, तो हम लोग क्या बोल देते कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ से निकल के नॉर्थ में आती हैं। बट ऐसा नहीं होता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि जो निडिल है कुछ इस तरीके से पैटर्न शो कर रहा था। तो इसी पैटर्न को शो करने के लिए उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्थ से निकल के हमेशा साउथ की तरफ जाती हैं, या नॉर्थ से निकल के हमेशा साउथ की तरफ जाती हैं। ऐसे नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती हैं। और तुम जितना ही क्लोजर रहोगे मैग्नेट के पास, एक मैग्नेट अगर दूसरे मैग्नेट के जितना ही ज़्यादा क्लोजर रहेगा तो उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच, उन दोनों के बीच में क्या हो जा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होने के कारण उतना ही ज़्यादा या तो रिपल्सन का क्राइटेरिया वो फील करेगा या फिर रिपल्सन का क्राइटेरिया वो फील करेगा, ठीक है ना। दो चीज़ करेगा वो, ठीक। अब ये बात हो गई तुम्हारी क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट के बाद हम लोगों ने सीखा क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड के बाद हम लोगों ने क्या सीखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। अब धीरे धीरे हम लोग अपने चैप्टर की तरफ आने वाले हैं, ठीक। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझ लिया, अब थोड़ा सा मोनोपोल और डाईपोल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्या, मोनोपोल एंड डाईपोल, ठीक। अब मोनोपोल या डाईपोल क्या होता है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी मैग्नेट में ओनली एंड ओनली नॉर्थ पोल हो? ऐसा पॉसिबल है कभी? या फिर ओनली एंड ओनली साउथ पोल हो? ठीक, तो इसका आंसर है कभी नहीं, ठीक। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। बिकॉज अगर तुम सिर्फ नॉर्थ कर दोगे, सपोज करो तुम सिर्फ नॉर्थ कर दोगे, तो साउथ ले जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ ले जाओगे तो रिपेल करेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या कभी, बताओ, कि मतलब एक ही बार में एक ही चीज़ हो ना? ऐसा कभी नहीं होता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन को जानने के लिए मैग्नेट क्या होता है, हमेशा डाईपोल की तरह काम करता है। कहने का मतलब, अगर मान लो कोई मैग्नेट है, उसको यहाँ से तुम क्या करो, कट कर दो। यहाँ से क्या कर दो, कट अगर कर दोगे तो ये अपने आप अपने से, अगर ये नॉर्थ रहा होगा और ये साउथ रहा होगा, तो ये क्या बना लेगा, एक साउथ बना लेगा, एक क्या बना लेगा, नॉर्थ बना लेगा। ओके, ये अपने आप ये क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक। कि इसलिए हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी जो मैग्नेट होता है वो कभी भी मोनोपोल नहीं होते हैं। तो ये हमेशा क्या होंगे, ये चीज़ नहीं होंगे, ठीक। ये नहीं होगा, हमेशा क्या होंगे, डाईपोल। मतलब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा मैग्नेट में साथ में चलता है, ठीक। इस बात का ध्यान रखना, कभी भी सिंपली सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ नॉर्थ पोल किसी भी मैग्नेट में नहीं होता है, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये मोनोपोल और डाईपोल का मीनिंग था।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी हम लोगों ने देखा। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अट्रैक्शन और रिपल्सन भी थोड़ा सा समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक, अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे होता है। सपोज़ करो हमारे पास क्या है, एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है। मतलब एक नॉर्थ एक साउथ, 2 मैग्नेट है हमारे पास। यहाँ मान लो साउथ है, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है। तो देखो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जाएंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आएंगे, कुछ क्या करेंगे, इस तरीके से आएंगे, कुछ क्या करेंगे, इस तरीके से आएंगे। ठीक है ना। या फिर देखो यहाँ पे देखो एक बॉन्डिंग बन जा रही है, इनके बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्डिंग बन जाता है। कहने का मतलब यहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, तो ये एक दूसरे को देखो खींचने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से। देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखोगे ना, ये वाला कम्बिनेशन बनेगा, ये वाला। ठीक, तो जब इस तरीके का कम्बिनेशन बनेगा तो इसके का मतलब क्या हो गया कि इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसके जो नॉर्थ के मतलब इस वाले मैग्नेट के इस वाले मैग्नेट, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन आ रहा है वहाँ पे। तो अगर अट्रैक्शन आ रहा है तो अट्रैक्शन आने का मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मैग्नेट आपस में आने की कोशिश करेंगे। ओके, अब यही चीज़ अगर मैं उल्टा बना दूं, ठीक है, यही चीज़ अगर हम लोग इसको थोड़ा सा उल्टा कर दें, यहाँ पे मान लो नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, और यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। ठीक, थोड़ा सा दूरी बना देता हूँ। अगर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से बना दें, देखो एक मैग्नेट यहाँ बना दें, एक मैग्नेट यहाँ, इसका नॉर्थ ले लो, इसका साउथ ले लो, इसका नॉर्थ ले लो, इसका साउथ ले लो। ओके, तो यहाँ पे देखो ये वाला नॉर्थ यहाँ पे आ रहा है। ठीक, ये वाला नॉर्थ यहाँ से निकल के यहाँ चला आ रहा है, ये वाला नॉर्थ यहाँ से निकल के यहाँ चला आ रहा है। तो देखो कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना, मतलब ये इधर चला जा रहा है, ये इधर चला जा रहा है। ठीक है, देखो क्या ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को ठेल रहे हैं ना। कहने का मतलब कि जब नॉर्थ और साउथ था तो कुछ इस तरीके से बन रहा था, लेकिन अब क्या बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है। मतलब ये दूर दूर जा रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब दूर जाने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक फोर्स से ठेलने की कोशिश करेंगे। ठीक, जब एक फोर्स से एक दूसरे को पुश करेंगे, पीछे की तरफ ढकेलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिपल्सन नेचर आ जाता है। तो जो मैग्नेट का रिपल्सन और अट्रैक्शन का नेचर आता है ना, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है मैग्नेट का, वो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से तुम अच्छे से समझ सकते हो कहाँ पे अट्रैक्शन होता है और कहाँ पे रिपल्सन होता है। ओके, तो ये वाला केस तुम्हारा क्या हो गया, रिपल्सन का केस हो गया। ठीक है ना, ये रिपल्सन का केस हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण ही अट्रैक्शन और रिपल्सन जो हो रहा है, इसका अच्छा खासा यूज है इसमें, इलेक्ट्रिक मोटर में। यही देखो इस मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी से ही हम लोग क्या है, देखो जब अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है तो एक फोर्स के कारण ही कर रहा है ना। तो जब वही फोर्स का यूज हम लोग किसी काम को रोटेट कराने में लगा दें, ठीक है ना, वही चीज़ को हम रोटेट कराने में लगा दें तो कितना फ़ायदा होगा। कहीं पर हमको अगर विंड एनर्जी चाहिए या रोटेशन से और कोई काम करना हुआ, कई सारे मैकेनिकल सिस्टम काम करते हैं ना हर एक तरीके के, तो उसके लिए अगर हम लोग मैग्नेट को यूज कर लें तो कितना अच्छा हो। ठीक, तो अब बात आती है कि एक्चुअली रोटेशन तो चलो ठीक है, इतना बात समझ में आता है कि ये चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज़ ये बताओ कि हम लोग के पास तो मैग्नेट है, तो हम लोग मैग्नेट लगा के इलेक्ट्रिसिटी दे के कहीं पर भी रोटेशन करा सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, डजंट मैटर। लेकिन ये क्या है ना कि तुम छोटे कामों के लिए करोगे ना तब ये रिलायबल है। लेकिन अगर तुमको बहुत ब्रॉड करना है, बहुत बड़ा मशीन बनाना हो, अगर कोई भी डिज़ाइन करना हो या बहुत बड़ी मोटर ही बनाना हो, तो हम लोग जो नेचुरल मैग्नेट है हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट इसी को बोलते हैं, मतलब जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ पे, उसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट या नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। ओके, तो इस वाले मैग्नेट का कई सारा डिसएडवांटेज होता है। इस डिसएडवांटेज के कारण हम लोग नेचुरल मैग्नेट का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, देखो सब अच्छा देखो, अगर तुम एक बार मैग्नेट लिए हो तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है। अब इससे थोड़ा सा मोटा, ज़्यादा और बड़ा ले लोगे, अगर ज़्यादा बड़ा अगर बार मैग्नेट ले लोगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बढ़ जाएंगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा।
और अगर हम किसी हाई लेवल के मोटर पे बना रहे हैं, मान लो पंपिंग सेट का मोटर बनाना हुआ या फिर इंडक्शन मोटर बनाना हुआ बड़े पर्पज़ के काम के लिए, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, तुमको बहुत बड़ा मैग्नेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिपेंडेंट खेला किस पे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड पे। तो अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना होगा तो बड़ा मैग्नेट लेना पड़ेगा। अब बड़ा मैग्नेट लेने का मतलब कि मशीन की साइज भी क्या हो जा रही है, लार्ज हो जा रही है। अब मशीन की साइज लार्ज होने का मतलब इकोनॉमिकली भी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है कि नहीं। कहने का मतलब हमारा जो कॉस्ट होगा वो भी बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट भी करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मान लो कभी गड़बड़ हो गई मशीन, हाँ, तो उसको ले आने में कितना खर्च लगेगा बताओ। तो देखो, कोई भी सिस्टम डिजाइन करते हैं या कोई भी हम लोग इंडस्ट्री अगर डालते हैं कहीं पे, तो उसमें हम लोग प्रॉफिट लेने के लिए काम करते हैं ना कि लॉस के लिए काम करते हैं। ओके, तो इसी लॉस के कारण हम लोग परमानेंट मैग्नेट को यूज नहीं करते हैं। तो इसका हम लोगों ने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा, ठीक है। इसका हम लोगों ने क्या ढूंढा, सब्स्टिट्यूट, कि हम कुछ ऐसा क्या कर दिया जाए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो हमको हाई अमाउंट में बन भी जाए और मोटर की साइज भी हमारी छोट हो जाए, कॉस्ट भी कम हो जाए। तो ये चीज़, और ये चीज़ को, इस काम को ख़त्म किसने किया, या इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में किसने कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। कौन ख़त्म किया इसको, इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है, कहने का मतलब कि अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से क्या बनाएंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तब हम अपने वो मोटर को वर्क कराएंगे। तो कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कि अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, हाउ टू फॉर्म अ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ इलेक्ट्रिक करंट या थ्रू अ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, अब हम इसको सीखेंगे, आराम से धीरे धीरे समझते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज करो कि तुम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिए हो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिए हो तुम, इलेक्ट्रिकल सर्किट लिए हो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, और तुमको पता होगा कि जो करंट होता है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक, करंट हमेशा किधर मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ओके, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट क्या होता है, मूव करता है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि ये जानते हो एक्सीडेंटली क्या कहते हैं, ये बन गया था, ठीक है ना। इस पर कोई लोग साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने वर्क किया था इस पर। तो अचानक से उन्होंने देखा कि अगर हम लोग ये सपोज करो क्या है, एक कंपास है, जब किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा, अगर तुम कंपास को पास में ले जाओगे, उस सर्किट के पास में ले जाओगे, तो नीडल क्या होने लगता है, डिफ्लेक्शन होने लगता है। ठीक, तो ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास वी ऑब्जर्व दैट कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज, अब ऐसा क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि तुमको पता है ना कि ये जो कंपास होता है ये मैग्नेट का बना होता है, और अट्रैक्शन और रिपल्सन इस कंपास में कब देखने को मिलेगा, जब इसके पास में, इसके मैग्नेटिक फील्ड में कोई और दूसरा मैग्नेट हो, कोई और मैग्नेट हो, तभी तो अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा ना, नॉन मैग्नेट में तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ये करंट जो है, ये करंट के कारण यहाँ पे ये कंपास क्या हो गया, डिफ्लेक्ट करने लगा। तो डिफ्लेक्शन से ही ये पता चल गया हमको कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक, अब हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब बात ये आती है कि कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, तो हर एक अमाउंट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक, तो मतलब तब हम लोगों ने देखा कि अच्छा एक चीज़ ये पता चल गया, तो हम लोगों ने ये अब चेक करना स्टार्ट किया कि अब किस तरीके का हम लोग कंडक्टर लें कि इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा सकें। ठीक, इसके लिए हम लोगों ने 3 चीज़ लिया था। ओके, 3 टाइप का चीज़ लिया था। इसको जब मैं शुरू से पढ़ाऊँगा ना,
आगे 1 से 2 महीने बाद और ब्रॉड में और अच्छे से बताऊंगा। अभी तो बस ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे बनाएंगे, आज बस थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे हर एक चीज़ को, फिर आगे आगे अगला टास्क हम अपना कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने ये जाना कि इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट किस में फ्लो होता है, कंडक्टर में फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग कंडक्टर और इंसुलेटर आपने जाना ही होगा। कंडक्टर का मतलब क्या, जिसमें करंट फ्लो हो सकते, और इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि जिसमें करंट फ्लो ना हो सके। जब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें जानेंगे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, हर एक चीज़ को जानेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज़ हमको जब ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले एक क्या लिया, स्ट्रेट कंडक्टर लिया। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर। अब ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको जब हमने लिया तो एक स्ट्रेट कंडक्टर में हम लोगों ने देखा कि अगर करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से सर्कुलर लूप में बनता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा जान जाओ क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, लेकिन वो नॉर्थ से साउथ किस तरफ बन रहा है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिकली राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि हम लोग अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में करके अंगुलियों को क्या करें, अपने कर्ल कर दें। तो कर्ल, ये जो कर्ल है, ये जो वैसे ये तुम कर्ल करोगे करंट की डायरेक्शन में करके, अगर ऐसे तुम कर्ल कर रहे हो तो यही तुम्हारा क्या बताता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब कि ये नॉर्थ साउथ से जा रही हैं और साउथ में चली जा रही हैं। ठीक है, तो जो इस वाले लाइन का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा ना। देखो, अगर हम लोग ऐसे करके ऐसे करें कर्ल, तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा, और ये एक सर्कुलर लूप में बनता है। ठीक, तो ये वाला जो हुआ ना स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये हमारे काम के लिए नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासा स्ट्रेंथ है, नहीं होता है। नॉर्मली जितने भी वायर गए रहते हैं स्ट्रेट में, देखो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन क्या होता है, बहुत कम होता है, ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया था, सर्कुलर लूप लिया था। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया, चेक किया, सर्कुलर लूप लिया। तो सर्कुलर लूप लिया तो उसमें भी क्या हुआ कि वर्टेक्स पे कुछ अलग क्राइटेरिया शो कर रहा था, सेंटर पे कुछ अलग क्राइटेरिया शो कर रहा था, ठीक है ना, बाउंड्री पे कुछ अलग क्राइटेरिया शो कर रहा था, तो वो भी काम नहीं किया। तब हम लोगों ने क्या लिया, एक सोलेनॉइड वायर लिया। ठीक, अब सोलेनॉइड और सर्कुलर लूप, इन दोनों चीज़ों को हम लोग कल और अच्छे से जानेंगे। इतना जानने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे ही हम लोग समझ जाएंगे, तुरंत हम लोग फिर अपना इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताने लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये होता है, तो आपको कन्फ्यूजन होता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, आपको दिक्कत होती मैग्नेटिक फील्ड में, आपको दिक्कत होता मैग्नेट में कि वाई वी यूज़ द मैग्नेट इन एनी इलेक्ट्रिकल मशीन। ओके, तो इन सब चीज़ों को देखो थोड़ा सा बेसिक से अच्छे से जानोगे ना तो मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो आई होप कि मैं समझा पाया हूँ अच्छे से। ठीक है, इतना समझते रहो। कल हम लोग, ये तो स्ट्रेट कंडक्टर की बात हो गई, हम सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड का देखने के बाद हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर देखेंगे। ठीक, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इसका समझेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल समझेंगे इसका, उसके बाद वर्किंग। ठीक, और ये बोर्ड में तुम्हारे 90% चांस है आने के, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि पेपर के 1.5 या 2 महीने बचे हुए हैं। ठीक, तो जल्दी से इसको कवर अप करो। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।